हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अस्थमा। अब हम इसमें देखेंगे डेफिनेशन, इटियोलॉजी, टाइप, क्लिनिकल चेंजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अस्थमा। भाई अस्थमा क्या रहता है? इट इज़ अ क्रोनिक कंडीशन। ये बहुत टाइम बहुत लॉन्ग टर्म का वो डिसीज़ हो तो हम इसको क्रोनिक कहते हैं। ये रिवर्सिबल क्यों है? रिवर्सिबल मतलब ये क्योर भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि ये इरिवर्सिबल है कि ये क्योर नहीं हो सकता। इन्फ्लामेटरी मीन्स इसके एयर पैसेज इन्फ्लामेट होते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट पैरोक्सिजिमल अटैक ऑफ डिस्पनिया, चीफली एक्सपिरेटरी नेचर। अभी इसमें हमें पैरोक्सिमल मीन्स क्या होता है? पीरियोडिकल। और डिस्पनिया हमें किस में देखने को मिले? ओनली एक्सपिरेटरी नेचर, ओनली एक्सपिरेटरी नेचर। एक्सपिरेटरी अभी देखो कार्डिया, ये अस्थमा ब्रोंकियल है। ब्रोंकियल में ओनली हमें एक्सपिरेटरी नेचर का डिस्पनिया देखने को मिलेगा, पर कार्डियक में हमें दोनों टाइप के डिस्पनिया देखने को मिलेंगे, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी भी। और व्हीच साउंड होता है ब्रीदिंग के टाइम अस्थमा में। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई हो। अब हम इटियोलॉजी देखते हैं। इटियोलॉजी क्या है इसकी? एलर्जन, ड्रग, एक्सरसाइज, इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर। अभी एलर्जेंट हमने देखे थे कौन से, मतलब डस्ट है, पोलन्स हो। ड्रग में कौन से, मतलब एस्पिरिन का ड्रग, मतलब एस्पिरिन जैसे ड्रग हो, इस वजह से भी अस्थमा हो सकता है। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी करने के टाइम भी अस्थमा रहता है। इनहेलेशन ऑफ कोल्ड एयर, इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा होता है। ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस की वजह से भी अस्थमा के चांसेस रहते हैं। इमोशनल स्ट्रेस, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अभी आपको ये इटियोलॉजी क्लियर हो गई होगी अस्थमा की। अब हम देखते हैं कि टाइप कौन से, एटोपिक और नॉन एटोपिक। एटोपिक मीन्स अर्ली ऑनसेट अस्थमा। अर्ली ऑनसेट मीन्स ये चिल्ड्रन में भी देखने को मिलता है, कम एज में। और लेट ऑनसेट अस्थमा मतलब नॉन एटोपिक, ये हमें मिडल एज में भी देखने को मिलता है। पर ये एटोपिक अस्थमा के एलर्जेंट अलग है, मतलब पोलन्स हो, माइट्स हो, फ्यूम्स हो, ये अर्ली ऑनसेट के अस्थमा है। पर ये लेट ऑनसेट के एलर्जेंस जो है, इसमें कोल्ड वेदर चेंजेस, डैम्प वेदर चेंजेस, एयर पोल्यूशन, ये सब एलर्जेंट लेट ऑनसेट में आते हैं। अभी हम देखते इसकी, पहले तो हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, बाद में हम क्लिनिकल चेंजेस देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में इसमें क्या है कि देखो एलर्जेंट हमारे बॉडी के लंग के अंदर आ गया इनहेलेशन के टाइम। हम जब ब्रीदिंग करते हैं उस एयर में पोलन्स, डस्ट, माइट्स हो, ये इस टाइप के एलर्जेंट हमारे लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है। IgE एंटीबॉडी ये इस एंटीजन के साथ बाइंड होती है और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म करती है। इसकी वजह से मास्ट सेल एक्टिवेट होते हैं। मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल से बाइंड होती है। IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल के साथ बाइंड हो जाने की वजह से मास्ट सेल सम इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज़ करती है। अभी इसमें अस्थमा के दो टाइप हमें देखने को मिलेंगे। IgE बाइंड मास्ट सेल से करती है, इसमें सब सेम ही देखने को मिलेगा एक्यूट और क्रोनिक अस्थमा में, पर इसके आगे थोड़ा डिफरेंट है। अभी एक्यूट अस्थमा हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स मास्ट सेल सिक्रेट करती है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स सिक्रेट करने की वजह से इन्फ्लामेशन होती है ब्रोंकियल वॉल की। इतना तो आपको समझ में होगा कि IgE एंटीबॉडी मास्ट सेल से कनेक्ट हो जाने की वजह से मास्ट सेल रिलीज़ करती इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स,
इसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकियल वॉल का। और ब्रोंकियल और हिस्टामाइन भी एक्टिवेट होता है। हिस्टामाइन का मेन फंक्शन है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से अभी इस इधर तक हम देखते हैं एक्यूट अस्थमा। अब हम देखेंगे क्रोनिक अस्थमा। अभी क्रोनिक अस्थमा में क्या होता है, इसमें मास्ट सेल ने इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स सिक्रेट किए थे, पर इसमें इयोसिनोफिल्स रिलीज होंगे। इयोसिनोफिल्स रिलीज हो जाने के बाद सम लिपिड मेडिएटर्स रिलीज होंगे और O2 रेडिकल्स और लिपिड मेडिएटर्स की वजह से इन्फ्लामेशन होगी। और इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद टी लिम्फोसाइट भी एक्टिवेट होगी और टी लिम्फोसाइट भी इंटरल्यूकिन 5 सिक्रेट करेगी। मतलब लिपिड मेडिएटर्स, O2 रेडिकल्स और इंटरल्यूकिन 5 साइटोकाइनिन, इस तीनों की फंक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से डैमेज हो जाएंगी इपिथेलियम सेल्स। और इपिथेलियम सेल्स डैमेज हो जाने की वजह से इपिथेलियल जो ब्रोंकाई है वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा इस एलर्जन के लिए, क्योंकि इपिथेलियल सेल डैमेज हो गई किसी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से। इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखने का, एक्यूट और क्रोनिक में इन्फ्लामेटरी सेल्स डिफरेंट है पर कॉज सेम ही है दोनों का। हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ ब्रोंकाई और नंबर ऑफ हाइपर सेंसिटिव मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है कोई भी एलर्जन को। नंबर ऑफ म्यूकस ग्लैंड इज सिक्रेटेड क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से। और इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस प्लग होगा। म्यूकस प्लग हो जाने की वजह से सीलिया डैमेज हो जाएगा। डैमेज और सब म्यूकोसल की इन्फ्लामेशन हो गई। इन्फ्लामेशन मतलब सब म्यूकोसल की इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से हाइपरसेंस और ये लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग सेल सिक्रेट होगी। और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल सिक्रेट हो जाने की वजह से लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस प्लग होगा और इसकी वजह से एयर फ्लो नैरो हो जाएगा। एयर फ्लो नैरो हो जाने की वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगी। ये अस्थमा का कॉज है। अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसमें? कफ ड्राई और वेट रहता है। विजिंग साउंड होती है क्योंकि म्यूकस ऑक्यूपाई है। चेस्ट टाइटनेस क्योंकि ज़्यादा म्यूकस प्लग फॉर्म हुआ है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि देखो कि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो। ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाने की वजह से हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते, फास्ट ब्रीदिंग करते। एक ब्रीथ कम ख़त्म हो जाने तो सेकेंड ब्रीदिंग हम स्टार्ट कर देते। इसी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कॉज होता है। म्यूकस प्रोडक्शन, ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है क्योंकि ज़्यादा म्यूकस ऑक्यूपाई हुआ है। और डार्कनेस ऑफ नॉस्ट्रिल हमें देखने को मिलता है अस्थमा पेशेंट में। आई होप आपको अस्थमा समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू।